We are going to discuss the story of village पालमपुर पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं पार्ट 4 डाल दिया था, पार्ट थर्ड भूल गया था, तो जा रहे हैं पार्ट थर्ड डालने, जिसमें टॉपिक होगा फार्मिंग इन पालमपुर, सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, फार्मिंग इन पालमपुर। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मिंग इन पालमपुर, जो फार्मिंग का पैटर्न था पालमपुर में किस तरह का था, उसी के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिलता है पालमपुर का कि जो लैंड था, लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स मीन्स लैंड इज़ फिक्स्ड। जो पालमपुर का लैंड था वो फिक्स एरिया में था, एकदम फिक्स था, यानी वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड क्या था? नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी दैट मीन्स इट ऑल्सो नोन एज द फिक्स रिसोर्सेस। इसको फिक्स रिसोर्सेस भी कहते हैं। किसको? लैंड को। लैंड जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस से, मान लीजिए फॉरेस्ट हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, माउंटेन हुआ, नेचुरल रिसोर्स है, उसी तरह से लैंड भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। बट डिफरेंट इज़ हियर, लैंड इज अ फिक्स्ड, ये लिमिटेड है। उसके बाद है कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। मेन एक्टिविटी जो था पालमपुर का वो क्या था? फार्मिंग था। तो वहीं कह रहा है कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर बट लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड होते हुए भी अधिक से अधिक, यानी मोस्टली पीपल आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्मिंग में ज़्यादा एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज थे। उसके बाद देख रहे हैं कि ऑल लैंड्स आर कल्टीवेटेड इन पालमपुर। लेकिन ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी वहाँ कि जो उस गांव का लैंड था विलेज पालमपुर का, वो सब कल्टीवेटेड लैंड था, यानी कोई भी परती या बैरन प्लेस नहीं छोड़ा जाता था। नो आइलैंड लेफ्ट आइडल, माने किसी तरह का कोई परतियाँ नहीं रहती थी, मतलब खाली लैंड नहीं रहता था। कहाँ? विलेज पालमपुर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ देखने को मिला कि ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, जो रेनी सीज़न में जो भी फसल हम लोग बोते हैं उसको दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी के भाषा में खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स। तो रेनी सीजन में ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? राइस का खेती करते हैं। और फार्मर्स क्या कर रहे थे वहाँ का ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स के रूप में, जैसे ज्वार एंड बाजरा का भी प्रोडक्शन करते थे। कहाँ का? तो विलेज पालमपुर का, वहाँ का। क्यों करते थे? उससे फ़ायदा ये होता था कि उनको ज्वार एंड बाजरा आर यूज टू एज कैटल फीड, ये जानवरों को खिलाने के लिए ज्वार और बाजरा को यूज किया करते थे। उतना ही नहीं, और क्या था विलेज पालमपुर में कि कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर। जो अक्टूबर और दिसंबर महीना में जो भी क्रॉप्स लगाए जाते हैं उसको जैद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैद। जैद कब लगाया जाता है? अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच वाला जो टाइम होता है, रेनी और विंटर सीजन के बाद में बीच का जो समय बचता है, खरीफ और रबी के बीच में का जो समय बचता है, उसको हम लोग जैद क्रॉप्स बोलते हैं। उसमें भी फसल लगाते थे, जिसमें पोटैटो मुख्यतः रूप से वो उपजाते थे, यानी प्रोड्यूस करते थे। कहाँ के लोग? तो विलेज पालमपुर का। और क्या कह रहा है कि न विंटर सीजन रबी क्रॉप्स, विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स का फसल लगाते थे, खास करके वीट का खेती वो लोग करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि रबी क्रॉप्स एंड जैद के बाद भी जो फसल नहीं लगा पाते थे, माने कुछ लैंड एरिया जो था लेफ्ट हो जाता था, बच जाता था, तो उसमें ये क्या करते थे? ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, यानी कुछ पार्ट, ज़मीन का कुछ पार्ट पर ये क्या करते थे? शुगर केन की खेती करते थे, ईख की खेती करते थे, ईख रोपने का काम करते थे। विच इज़ हार्वेस्टिंग वन शुगर केन, और जो साल, मतलब टाइम टेकन इसमें कम से कम 1 ईयर का ले लेता था शुगर केन तैयार होने में। और शुगर केन जब तैयार हो जाता था तो उसको यूज क्या करते थे? देख लीजिए, यूज़ क्या करता था वो लोग
कि शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, ये रॉ फॉर्म्स के रूप में यूज़ करते थे वो लोग। ठीक है, क्या बनाने के लिए? जगरी। जगरी मीन्स गुड़ होता है। गुड़ बनाने के लिए शुगर केन भी वो लोग लगाते थे, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते थे। और जब गुड़ बन जाता था तो सोल्ड टू द ट्रेडर्स, ये व्यापारियों को बेच देते थे नियर अबाउट द जो टाउन था शाहपुर, शाहपुर में जाकर। तो बहुत इस तरह का पैटर्न था विलेज पालमपुर में फार्मिंग का। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तीनों सीजन का, तीनों क्रॉप्स का यूज करते थे। खरीफ क्रॉप्स भी लगाते थे, ठीक है, रबी क्रॉप्स भी लगाते थे, और जो बीच का टाइम बचता था, ड्यूरेशन था, उसमें जैद क्रॉप्स का भी यूज करते थे। और ये शुगर केन का भी प्रोडक्शन किया करते थे, क्रॉप्स लगाते थे, और वो जगरी के रूप में गुड़ बनाकर मार्केट में, शाहपुर मार्केट में बेचते थे। तो इस तरह से हम देखें कि विलेज पालमपुर का फार्मिंग का पैटर्न था। अब देखते हैं कि किस तरह का फार्मिंग करते थे। तो क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो लैंड था वो क्या था, फिक्स्ड एरिया में था, और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली जो भी पीपल इंगेज थे वो किस में इंगेज थे, तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। तो मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का यूज किया करते थे। अब रही बात ये सीखना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, ये मेथड क्या होता है। तो कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रोइंग ऑफ द मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन वन ईयर। कह रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग उसको कहा जाता है कि एक ही प्लॉट जो सेम लैंड होता है उसमें एक साल के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को लगाना ही क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक साल के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा फसल तैयार हो गया, मेज हम काट लिए, मेज काटने के बाद जो समय बचा, मेज काटने के बाद कल्टीवेट करने के बाद सोयाबीन लगा दिए, सोयाबीन जब कट कर दिए तो ओट लगा दिए, या इसी तरह से बारी बारी से एक साल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को क्या करते थे, सेम प्लॉट ऑफ द लैंड्स में उसको लगाकर कल्टीवेट करते थे। यानी मल्टीपल क्रॉपिंग उसी को कहते हैं जो सेम लैंड इन अ वन ईयर, एक साल में, एक साल के अंदर सेम प्लॉट ऑफ द लैंड पर एक या एक से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि राइस, पोटैटो, सनफ्लावर, व्हीट, मूंग, ये सब क्या है, कहने का मतलब ये है मल्टीपल क्रॉपिंग का ये एग्जांपल है। मान लीजिए कोई एरिया है, लैंड है, इसमें क्या किए कि एक बार राइस की खेती कर लिए, राइस जब कल्टीवेटेड हो गया, हार्वेस्टिंग कर लिए, तो फिर दोबारा उसमें क्या कर लिए, वीट का खेती कर लिए। वीट भी अगर हो गया तो उसके बाद जब फसल कट जाता था तो उसमें जो भी उस समय का जो फसल होने का समय रहता था उसको लगाते थे। यानी मल्टीपल क्रॉपिंग ये काम करते थे। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि सेम लैंड में बारी बारी से एक से ज़्यादा क्रॉप लगाना ही क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग भी अपनाए हुए थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही प्लॉट में छोटा छोटा कियारी बनाकर एक साल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स लगाना ही मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। यानी एक से अधिक क्रॉप्स को ग्रो करना, कल्टीवेट करना इन द सेम टाइम पीरियड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा क्या है परिभाषा इसका। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप simultaneously on the same plot of the land. If one the crops failed, thus reduce the risk and over the same. इससे फ़ायदा क्या होता था मिक्स्ड क्रॉपिंग से कि एक कोई भी क्रॉप्स फेलियर भी हो जाता था तो दूसरा क्या करता था, जो क्रॉप्स लगाते थे उसकी भरपाई रिस्क को क्या करता था, रिड्यूस करता था, रिस्क कवर ले लेता था। ठीक है, यानी ग्रोइंग वीट विद द ग्राम, मान लीजिए कोई वीट लगा रहा है तो उसी क्यारी में क्या करते थे, ग्राम भी लगा देते थे। सरसों, मस्टर्ड का भी खेती कर दिया करते थे। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी अपनाते थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहने का मतलब है कि मॉडर्न फार्मिंग का मतलब होता है मीन्स फार्मिंग यूज द मॉडर्न टेक्निक्स एंड
टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती करना ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहलाता है। दैट मीन्स फार्मिंग with the facilities of the modern science and technology in the farming increase for the production of crops। क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका मेन मोटो होता है। किसका? मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कोई भी अगर हम लोग खेती करें तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी मॉडर्न फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें मॉडर्न टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द पीस ऑफ द लैंड, फिक्स लैंड एरिया। क्लियर? ये इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि उनका जो लैंड था फिक्स्ड था, इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी अपनाते थे। कहाँ के लोग? विलेज पालमपुर का। इज इट क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाते थे विलेज पालमपुर का किसानों के द्वारा, तो उसका इरिगेशन का सोर्स क्या था, कहाँ से सिंचाई करते थे? तो वेल, कुआं का सहारा लेते थे, जो पर्शियन व्हील होता था उसका भी सहारा लेते थे, पॉन्ड्स का सहारा लेते थे, कैनल्स का सहारा लेते थे, ट्यूबवेल का सहारा लेते थे, ट्यूबवेल का भी सहारा वो लेते थे। ठीक है, अब कह रहा है कि रोल ऑफ इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इरिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? तो इम्पोर्टेंट रोल ये है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो जाने से इलेक्ट्रिसिटी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता था, हेल्प करता था इरिगेशन को बढ़ावा देने में। क्यों? और उससे फ़ायदा क्या होता था कि मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, यानी अधिक से अधिक क्रॉप्स लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, इलेक्ट्रिसिटी था वहाँ पर, तो रबी क्रॉप्स भी लगा लेते थे, जायद क्रॉप्स की भी लगा लेते थे और खरीफ क्रॉप्स भी लगा लेते थे। तो इस तरह से फार्मिंग कंडीशन था कहाँ? इन विलेज पालमपुर में। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 को ज़रूर देखेंगे, आफ्टर देन पार्ट 4 देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कभी भी ना भूलें नोटिफिकेशन को ऑन करना। थैंक यू, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स।